गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, अर्थात आव्यूह में एक्सरसाइज 3.1 का 1 से 6 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। देखिए 7 क्वेश्चन कह रहा है, 7 वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है ये इक्वल, ये जो आव्यूह है ये इसके इक्वल है, यानी दोनों के अवयव बराबर हैं, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही मैट्रिक्स हैं। तो यदि ये दोनों एक ही आव्यूह हैं तो इनके अवयव एक दूसरे के समान होने चाहिए। तो यदि हम इनमें कंपेयर कर दें तो ये वाला अवयव इससे मिलेगा, ये वाला अवयव इससे मिलेगा, ये वाला अवयव इससे मिलेगा और ये वाला अवयव इससे मिलेगा। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेंगे। तो देखिए उन इक्वेशनों को हम लोग देख लेते हैं। तो ये a माइनस बी किससे मिल रहा है? -1 से। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, एक इक्वेशन बना। और ये 2 यहाँ पे 2a माइनस बी ये किसे मिल रहा है? यहाँ इसके जगह पे 0 है तो ये इक्वेशन बना, 0 टू इक्वल करके। ये 2a प्लस सी ये किसे मिल रहा है? 5 से मिल रहा है। तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन यहाँ बना। इसके बाद जो है ये लास्ट वाला 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसे इक्वेशन बन गया एक। तो ये 4 इक्वेशन बन गए हैं। अब इन चारों इक्वेशनों को सॉल्व करके जो है ए बी सी और डी के मान ज्ञात करने हैं हमें। तो चलिए कंपेयर करते हैं सबको। तो यहाँ पे जो ये है और यहाँ पे ये, तो समीकरण 2 से हम b का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से यहाँ लिखा गया है समीकरण 2 से। समीकरण 2 में यदि हम b को पक्षांतर कर दें, इस b को पक्षांतर कर दें, इधर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये b इधर आया है तो ये प्लस हो गया, यानी हो गया 2a इज इक्वल टू b। यहाँ हो गया 2a इज इक्वल टू b। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, इक्वेशन 2 हमारा ये है। इसमें हम लोग ये किए हैं कि इसको जो b है यहाँ पे इसको इधर पक्षांतर कर दिए हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू b हो गया। अब b का मान हमें a के पदों में मिल गया है। अब ये जो b है इसका मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 आपका यहाँ है, इसमें b का वैल्यू रखेंगे तो a माइनस b का वैल्यू कितना है? यहाँ पे आप निकाले हो 2a, तो यहाँ रखेंगे 2a। तो देखिए यहाँ पे हो गया a माइनस 2a इज इक्वल टू -1 है, इसमें वैसे ही उतार दिए -1। अब सॉल्व करेंगे तो ये a में से -2a घटाएंगे तो कितना होगा? -a। बीजगणित घटाना बताया जा चुका है आपको। तो ये प्लस है आपका, ये a जो है प्लस में है और ये माइनस में है। तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस चिन्ह रख के अधिक में से कम को घटा दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा? -a। तो ये -a हो गया, इधर का -1 उतर गया। तो माइनस माइनस काट देंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो a का वैल्यू मिल गया। अब क्या करते हैं? b का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए b के वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो a का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 कौन है? इसी को हम लोग माने हैं, जो 2a इज इक्वल टू b है, इसी को समीकरण 5 माना गया है। तो इसमें यदि हम a का वैल्यू रख दें, 1 आया था जो, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2a है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और इक्वल टू b उतर जाएगा। अब इसके बाद b 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 1 कम 2 यानी b बराबर 2। तो यहाँ आपको b का भी वैल्यू मिल गया। तो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब बचा c और d का वैल्यू। तो a का मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं। a का मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है आपका? ये यहाँ पे रहा। तो इसमें रखेंगे a का मान। तो ये 2a है तो 2 गुणे एक अंक और एक अक्षर जब भी लिखे होते हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई मार्क होता है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई मार्क होता है ऐसे। तो 2 गुणे a का वैल्यू कितना है? 1। तो 2 गुणे 1 कर देंगे यहाँ पे देखिए, और प्लस c उतार लेंगे इज इक्वल टू 5 उतार लेंगे। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। 5 में से 2 घटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी c बराबर कितना हो गया? 3। अब ये c का मान जो है समीकरण 4 में हम लोग रख देते हैं ताकि d का मान मिले। समीकरण 4 ये है तो यहाँ c का मान रखेंगे तो 3 है, पहले से c का मान कितना आया था आपका? 3 आया था। तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 गुणे 3 और प्लस d और इक्वल टू 13 उतार लेंगे। अब 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ये 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। अब d का मान निकालेंगे तो इस 9 को पक्षांतर करिए इधर, तो 13 माइनस जो है 9 हो जाएगा। 13 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, यानी d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4।
तो इस तरह आपका ए बी सी और डी का मान निकला। ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3, डी का मान 4। ऐसे करके आप चाहो तो इसको सॉल्व भी करते हो, क्या बोलते हैं, चेक कर सकते हो खुद। यहाँ ए बी सी का मान जो है रख देंगे तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। ये 7वां क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ए इज इक्वल टू बड़े क्वेश्चन में ए आई जे यम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। तो सबसे पहले वर्ग आव्यूह क्या होता है आपको फंडामेंटल में बताया गया था। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है, जो पंक्ति और कॉलम इनकी जो है संख्याएं हैं वह जो है सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यम पंक्ति है, ये आपकी पंक्ति और ये कॉलम, तो यम और यन पंक्ति और कॉलम है, और वर्ग आव्यूह में पंक्ति और कॉलम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि यम इज इक्वल टू यन। इसका मतलब जो ये सी वाला ऑप्शन है ये क्या है, सत्य है, क्योंकि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होती है, और यम जो है पंक्ति है और यन क्या है, स्तंभ है, और ये दोनों यहाँ पे इक्वल दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार फिर सारे विकल्पों को एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि यम इज लेस देन यन, यानी यम का मान जो है यन से कम होना चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ कह रहा है यम का मान जो है ग्रेटर होना चाहिए यन से, यानी बड़ा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ कह रहा है बराबर होना चाहिए, तो वर्ग आव्यूह में बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें जो है ऑब्जेक्टिव था, बस बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए 9 वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। सेम कंडीशन जो इसके पहले हम लोग सॉल्व किए हैं। करना क्या है आपको, इसमें भी कंपेयर करेंगे, इसको इससे, इस 5 को y-2 से, और इस y+1 को 8 से, और इसको जो है 4 से। तो कंपेयर करके एक्स वाई का मान आसानी से निकल सकता है। आप जो है कंपेयर करके रखेंगे, इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई के मान आ जाएंगे। सॉल्व करिएगा, एक्स वाई का जो मान आएगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए ये आएगा तो इसको सही कर दीजिएगा, ये आएगा तो इसको सही कर दीजिएगा, ये आएगा तो इसको सही कर दीजिएगा। अगर एक्स वाई का कोई ऐसा मान आ गया जो इन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी वाला सही, बी वाला सही हो जाएगा, कि यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसमें जो है यही है, क्योंकि जो है सेम नहीं आया किसी का। यहाँ पे जो है y=7 आ रहा है, x बराबर इतना आ रहा है, x पे इतना पर जो है ऐसे x का द्वितीय मान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कोई इस तरह का मान नहीं मिलेगा जो इस ऑप्शन में दिया गया है। ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। बी को ऐसे नीचे सॉल्व है, यहाँ देखिए ये लिख कर जो है दोनों को कंपेयर किया है, वैल्यूज निकाला है, कोई नहीं मिल रहा है, लिख दिया है कि जो है किसी से जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक बार इसको समझ ही लीजिए। देखिए यह जो है कंपेयर किया इससे, तो ये =0 हो गया। जब सॉल्व है तो देख ही लीजिए, यहाँ 5 है तो ये y-2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक आगे बढ़िए, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये बस कंपेयर किया गया। अब हल करने पर आप हल कर लीजिएगा, डायरेक्ट लिख दिया गया है यहाँ पे y=7 और x -7/2 तथा x -2/3। इस प्रकार x का कोई अद्वितीय मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखें तो यहाँ पे 7 है y का मान और x का मान इतना है, तो यहाँ तो y=7 है लेकिन x बराबर कुछ और है, इसलिए नहीं हो सकता। x -2/3 और यहाँ -1/3 कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि बी वाला सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, थोड़ा सा दूसरे चैप्टर का जो है कथन इसमें जो है यूज हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा केयर करिएगा। इस पे लिखा गया काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट आप जो है क्रमचय संचय पढ़े नहीं हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, बट कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन में समझ जाओगे। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का मतलब जो अवयव हैं वो 0 और 1 है, बस इसके अतिरिक्त अदर कोई नंबर नहीं है।
प्रविष्टि मतलब उसमें रखे गए हैं, जो आप व्यू है उसमें जो रखने वाले अवयव हैं उसको आप 0 और 1 रख सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं रख सकते हो। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में जो है कितनी संख्या होगी अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। तो देखिए सिंपली आप क्या करोगे, जो भी कोटि दी गई है उसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करोगे। जब कोटि में अवयवों की संख्या आप ज्ञात करोगे तो ये कोटि 3 गुणे 3 की बता रहा है, तो 3 गुणे 3 अवयवों की संख्या कैसे निकालते, कोटि का मल्टीप्लाई करिए, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ करते, तो पंक्ति गुणे स्तंभ करके जो है निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये 9 हो गया। यदि नीचे देखिए, यदि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो यदि 0 और है तो कितनी संख्या है, 2 संख्या है केवल। तो जो क्रमचय होगा इसका क्या हो जाएगा 2, क्रमचय होगा आपका 2। यहाँ पे देखिए क्रमचय क्या होगा 2 होगा, तो क्रमचय हो गया 2। अवयवों की कुल क्रमचय, अवयवों की जो कुल क्रमचय मतलब उसकी संख्या, जो यहाँ अवयवों की, यहाँ क्या पूछ रहा है अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, तो वही समझिए कुल संख्या है यहाँ पे अवयवों की कुल संख्या। तो संख्या कैसे निकलेगी, जितने क्रमचय हैं उस पे जितने कुल अवयव हैं उसकी घात कर देंगे। यानी क्रमचय कितने हैं 2, क्रमचय कैसे निकलेगा कि कितने प्रकार के अंक हैं, तो इसमें 2 ही प्रकार के थे 0 और 1, तो ये हो गया आपका 2। और चूंकि अवयवों की कुल संख्या 9 थी तो 2 घाते 9 कर दिया, 2 घाते 9 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे 9 बार लिख कर 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐसे करते हुए आगे जाएंगे तो 9 बार जब गुणा करेंगे 2 का तो आएगा 512। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका 512। तो इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी बची बात जो है नेक्स्ट चैप्टर, ये यही लास्ट था, नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।